बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वीलॉग है क्योंकि आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल भी है। इमरान खान साहब के बयानात मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताए कि इमरान खान ने आज जिस तरह से स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जिस तरह से अपने कत्ल का इल्ज़ाम एक बार फिर से मुल्क के आर्मी चीफ और DG ISI पर लगा दिया, तो ये बड़ा हसास किस्म का मामला है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कर रहे हैं या फिर वो नैरेटिव बना रहे हैं। ये तो फिर इमरान खान साहब को बता या फिर अंदर की जो इन्फॉर्मेशन हैं वो उसको बखूबी बता सकते हैं। तो आज मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान पर बदतरीन टॉर्चर की खबरें चल रही हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अडयाला जेल में बदतरीन टॉर्चर हुआ है और अडयाला जेल में जनाब जो सूरत हाल है कि अमला तब्दील कर दिया गया है, उसने आसमान गिरा दिया है। अब कौन कौन सा अमला तब्दील किया गया, वजह क्या बनी है, रातों रात ये सारा कुछ होना, फिर दोबारा से नया अमला जनाब वहाँ पर ले आना, इसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। उसकी तमाम तर वजूहात आपके सामने रखी जाएंगी। इस वक्त अडयाला जेल में क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने आज बमा हकाइक और बमा सबूत रखूँगा। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ की आज एक अहम तरीन और गैर मामूली मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होने जा रही हैं। बहुत बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। फैसले क्या हैं, किससे मुलाकात हुई है, मुलाकात क्यों हुई है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर तीसरी खबर पर बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जनाब खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है, इस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ अलीमा खान साहिबा के हवाले से कि अलीमा खान की एक ऑडियो लीक होती है जब इमरान खान ने जलसा मनसूख किया था, उसको मुलतवी किया कि 8 सितंबर पर जलसा ले जाएं। आज़म सवाती साहब की एक मुलाकात हुई 7:30 बजे कि उनको गेट नंबर 1 पर कौन लेकर गया, किसने वहाँ पर पहुँचाया और मुलाकात जो है वो 7:30 बजे क्यों करवाई गई, किसने करवाई, अहम तरीन सवाल। और आप जानते हैं इस मुलाकात करवाने वाले कौन थे। तो इस पर आज़म सवाती साहब ने कहा कि जिसने भी ये मुलाकात करवाई है उसने पाकिस्तान में इस्तेकाम की बुनियाद रखी है। तो चलें, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। तो उस हवाले से अलीमा खान ने जो इल्ज़ामात लगाए और जिस तरह से उनकी व्हाट्सएप गुफ्तगू रऊफ़ हसन के साथ लीक की गई है FIA की जानिब से मुबैना तौर पर कि रऊफ़ हसन जो है वो FIA की कस्टडी में थे, उनकी व्हाट्सएप जो है वो लीक कर दिया गया कि अलीमा खान और रऊफ़ हसन का। तो उसके बाद जनाब अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान ने अमली सियासत में कदम रख दिया है और अलीमा खान वज़ीर आला KPK को बताए बगैर पेशावर और मर्दान पहुँच गई। उन्होंने जेल काटने वाले और नाराज पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और नाराज कारकुनों ने अली अमीन घंटापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान ने मुलाकात में खुद वर्कर के साथ मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का भी ऐलान कर दिया है। तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो इस अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं उस हवाले से डॉक्टर आरिफ अली साहब की सरबराही में कमेटी जो है वो उसको कायम कर दिया गया है और आरिफ अली फ्रीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और एक हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। अब ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। अलीमा खान साहिबा जो है वो अली अमीन घंटापुर के खिलाफ जाकर पेशावर चले गई हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, नाराज़ पार्टी के लोगों से मिल रही हैं और वो अपने ही वज़ीर आला की शिकायतें लगा रही हैं। अब क्या अली अमीन घंटापुर के खिलाफ कोई तहरीक एतमाद तो नहीं आने जा रही? क्या उनको अपने ही लोग जो हैं वो तहरीक एतमाद के जरिए हटाकर एक नया वज़ीर आला जो है वहाँ पर लगा दें? तो ये कुछ तहमुगैयाँ जो हैं वो पेशावर से जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक और अहम खबर है कि एक जानिब तो IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से इनकार कर दिया है इस बुनियाद के ऊपर कि जो सितंबर का उनका जनाब एजेंडा है उससे पाकिस्तान शामिल नहीं है। वो बुनियाद क्या है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो कर्जा है उसको रोल ओवर नहीं किया, ना चाइना ने पाकिस्तान का कर्जा रोल ओवर किया। इससे अंदाज़ा ये होता है कि चाइना और सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ है। तो आज खबर यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब का कर्ज लेने की दरख्वास्त करती है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर करने के लिए वो जनाब उनसे मिन्नतें कर रहे हैं। मुतहर्रिक है हमारी हुकूमत, राब्ते किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि राब्तों में कितनी कामयाबी हासिल होती है। लेकिन IMF ने पाकिस्तान को हरी झंडी दिखा दी है। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जो है वो अहम खबर है, बड़ी ख़तरनाक खबर है कि IMF से हमें बेल आउट पैकेज मिलना बहुत
ضروری ہے. اگر نہیں ملتا تو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی رابطے کر رہا ہے, چائنا سے بھی رابطے کر رہا ہے, اور جناب متحدہ عرب امارات سے بھی جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں. چلیں یہ ساری خبریں تو ایک جانب ہیں. آج کا دن بڑا اہم تھا. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سوموار کے روز 5 بجے پارلیمنٹ میں ایک اہم ترین اجلاس بلایا گیا ہے. ایک آئینی پیکج آنے جا رہا ہے. اس آئینی پیکج کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کا بل ہے. ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی, اور جو عمر کی حد ہے وہ 60 سے 63 سال تک بڑھائی جائے گی. اور قاضی صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کے لیے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ حکومت کو ووٹ کاسٹ کریں. پہلے تو خبر میرے پاس یہ تھی کہ وہ مان گئے, اب حکومت کی حمایت میں بیٹھ جائیں گے, وہ ووٹ کاسٹ کر دیں گے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. وہ مان کر بھی مکر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ابھی میں نہیں کر رہا. مفادات کی جنگ ہے. مولانا فضل الرحمان پی ٹی اے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, حکومت کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. جہاں پر ان کو واضح اور اچھا راستہ نظر آئے گا وہ وہاں پر جا کر اپنا ووٹ دے دیں گے. اور JJP کا ووٹ بڑا اہم ہے پارلیمنٹ کے اندر. اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت پارلیمنٹ میں اس بل کو اس پر ووٹ کاسٹ نہیں کرتی تو ڈیفینیٹلی یہ بل دھپڑدھوس ہو جائے گا. اور قاضی فائز عیسیٰ سمیت بہت بڑی طاقتور شخصیات جو ہیں ان کی بھی ایکسٹینشن کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے ہو چکے ہیں, کیونکہ 212 کا فگر حکومت کے پاس موجود ہے اور 224 ووٹ جو ہیں حکومت کو یہ بل پاس کروانے کے لیے چاہیے. تو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا 12 جولائی کو کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. 8-5 کا فیصلہ آیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 39 MNS کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ان کے حصہ ہیں, تو لہٰذا اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا. اور باقی کو وقت دیا گیا کہ آپ کس جماعت میں جانا چاہیں آپ اپنا اس میں PTI کے اندر شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ نے سیاسی جماعت جو ہے وہ کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے پھر سے جو 2 نمبری کی ہے کہ جہاں پر تمام پارٹیز کے چیئرمین کے نام ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو خانہ ہے اس کو خالی چھوڑا گیا. اب خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ جناب کھل گئی ہے. مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر حکومت کی نظریں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ اگر مخصوص نشستیں حکومت کو نہیں ملتی تو وہ جناب 2/3 حاصل کر کے آئینی ترمیم نہیں کر سکتی. اب پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. تحریک انصاف کی جانب سے عزیر بھنڈاری ایڈوکیٹ نے متفرق درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست کو مسترد کی بجائے الیکشن کمیشن کو آزاد اراکین کی وابستگی سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے. الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر منحصر ہونا پڑے گا, اس کا حکم دیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 12 جولائی کے فیصلے پر وضاحت کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا درست نہیں ہے کہ اسے فیصلے پر عمل درآمد میں مشکلات کا سامنا ہے. الیکشن کمیشن کی درخواست عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کی کوشش ہے, اور یہ الیکشن کمیشن نے متفرق درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر اس کیس میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا آئین اور قانون کے مطابق بنیادی ڈھانچہ موجود ہے. تحریک انصاف نے 3 مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے اور اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کے میں بھی جمع کروائی ہیں, تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. اب یہ معاملہ دوبارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. فل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا, اب دائرہ فل کورٹ اس کو سنے گا. اب قاضی صاحب جو ہیں ان کی یہ لیے بڑی مشکلات ہیں کہ بل پاس ہونے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. قاضی صاحب جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں, انڈر سٹریس ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے, لیکن قاضی صاحب کا جانے کا وقت آ چکا ہے. اور چیف جسٹس آنے والے جو چیف جسٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب, ان کے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کی گئی, لیکن آپ اس کا استقبال کیجئے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے. جسٹس منصور علی شاہ از کمنگ. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ جناب آ رہے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں قاضی صاحب جو ہیں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. ایک بڑی اہم خبر ہے کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی ایک اہم ترین اور غیر معمولی ملاقات جو ہے وہ GHQ میں ملاقات ہوئی. ملاقات کس کے ساتھ ہوئی, کیوں ہوئی, وجہ کیا ہے؟ اس وقت جناب چائنا کے ایک اہم ترین منسٹر نے GHQ میں بیٹھ کر آرمی چیف کے سامنے ایک بات کی کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, ہم آپ کے ملک میں آ کر کیا انویسٹمنٹ کریں. SIFC کا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ جو انویسٹمنٹ فورم بنایا گیا SIFC کا. اس سے پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی اور پچھلے سال کی نسبت پاکستان میں 17% انویسٹمنٹ بڑھی ہے. یہ اچھی خبر ہے, یہ پازیٹیو نیوز ہے, ہمیں بتانی چاہیے اپنی قوم کو. اس میں یہ دو رائے نہیں ہے کہ حکومت یہ SIFC شہباز صاحب نہیں چلا رہے, SIFC چلا رہے ہیں ہمارے آرمی چیف جنرل سید آصف منیر صاحب, اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ ملک میں لائی جائے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پولیٹیکل رول ہونا چاہیے, کیا ان کا پروفیشنل رول ہونا چاہیے. آپ اس کے اوپر سوال کر سکتے ہیں, آپ ان کی ڈومین پر سوال کر سکتے ہیں کہ ان کی ڈومین بنتی ہے نہیں بنتی, لیکن آپ ان کو کریڈٹ یہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بہت کوششیں وہ کر رہے ہیں. لیکن ڈومین کی بات آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اختلافات یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آج آرمی چیف جنرل آصف منیر کی چین کی بڑی فوج کے سربراہ جنرل لی کیونگ ونگ سے ملاقات ہوئی ہے, اور اس دوران باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی, فوری تربیت اور دیگر
दफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल विंग ने जनरल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ आर्मी साहब से ये मुलाकात की है। कि मुलाकात क्यों अहम है कि चाइना एक तरफ तो पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर करने को तैयार नहीं है, इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं है, चाइना ने पाकिस्तान को फर्स्ट प्रायोरिटी कंट्री से निकाल दिया है। तो अब दायरा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से मुतासिर हुई है, पाकिस्तान का एक बहुत करीबी दोस्त हमसे नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे लीडर को जेल में रखा गया है जो अवाम जिसको पसंद करती है, जिसको अवाम लाना चाहती है, जिसने 8 फरवरी के इंतखाब में जो है वो उसने क्लीन स्वीप कर दिया, उसका बयानिया घर घर तक जा पहुंचा है। तो आप जब उस लीडर को जेल के अंदर रखेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है, हमारी इकॉनमी है, हमारा जनाब डॉलर का रेट है, वो अनस्टेबल होता चला जाएगा, महंगाई उतनी बढ़ती चली जाएगी। शायद ये किसी को समझ नहीं आ रही, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी आपको कि आप इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, सियासत को आप उसको मनफी नहीं कर सकते। इमरान खान जो है वो एक लीडर है, इसको तस्लीम करें। इमरान खान को एक कदम पीछे हटना चाहिए, उधर से एस्टैब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटे, मुल्क की खातिर आप टेबल के ऊपर बैठें, मुज़ाकरात करें और मुल्क को आगे लेकर चलें। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है और इमरान खान भी पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान में पला है, वो पैदा हुआ, वो जनाब कहता है कि मैं मरूंगा भी पाकिस्तान में, मेरा घर है, मैं पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा रहा। आप इस लीडर की कदर करें। इख्तलाफात होते रहते हैं जनाब, इख्तलाफात तो मियाँ बीवी में हो जाते हैं, इख्तलाफात बहन भाई में हो जाते हैं और वो सुलह हो जाती है। तो आप ये समझें कि ये हमारा मुल्क है, इसमें आप जिस तरह से रह रहे हैं, लेकिन आपको इस मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन ये सूरत हाल है कि अना की जंग बनाई हुई है कि अना की खातिर इस पूरे मुल्क को आपने आग के अंदर धकेल दिया है। और भाई अक्ल वालों के लिए निशानी है कि इमरान खान साहब जो हैं पिछले 2 सालों से नीचे नहीं कर रहे। खैर अब आगे बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब जो हैं उन पर बदतरीन टॉर्चर की खबरें हैं और फिर अडयाला जेल में कुछ तबादले हुए हैं, वो बड़े आम हैं। खबर यह है कि रावलपिंडी के अडयाला जेल के 7 वार्ड्स जो हैं समेत मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्डन्स के तबादले कर दिए गए हैं। DIG जेल खाना जात ने तबादलों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अबरार कैसर, मोहम्मद जमील, सजाद सिद्दीकी, यासर रियाज और मोहम्मद जहीर के मुख्तलिफ जेलों में तबादले हुए हैं और अडयाला जेल के 7 वार्डन्स जो हैं उनको भी तब्दील किया गया है। और अब ये मामला है कि अडयाला जेल में रातों रात ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके बाद नईम हैदर पंजोथा साहब ने एक वीडियो बनाई कि इमरान खान को कुछ होता है तो फलां जिम्मेदार है। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और DIS है इसके जिम्मेदार होंगे और क्योंकि मेरे ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। अब क्योंकि अमला तब्दील हो गया है, इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर है, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे ऊपर सख्तियाँ हैं। मुशर्रफ जो हैं उनके कमरों में चिप गए हैं या चूहे छोड़ दिए गए हैं, वो नमाज़ पढ़ती हैं तो उनके ऊपर चूहे गिरते हैं। तो ये खान साहब ने आज इंकशाफ किया है। तो लेट्स सी मामला किस जानिब जाता है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुश्किल तरीन वक्त का आगाज़ हो चुका है। अब देखते हैं कि ऊँट किस तरह बैठेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी है। लखनऊ निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।